नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन कुछ सत्र के दौरान पहली बार चीजें दिखाई दी। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में और उसके बाहर जिस तरह तमाम प्रतीकों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया, उससे ये तो साफ हो गया है कि सत्र हंगामेदार रहेगा। रिपोर्ट देखिए। विपक्षी नेताओं का हो हंगामा और हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखी ये तख्तियां और सदन के अंदर मृतक सदस्यों को श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। हालांकि ज्यादातर मौकों पर सत्र के शुरुआत के साथ ही इस तरह की तस्वीरें साधारण हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में इस बार विधानसभा सत्र के दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी जो असाधारण थी, जिसमें कुछ तस्वीरें तो पहली बार देखने को मिली तो कुछ तस्वीरें पहले से काफी जुदा थी। सबसे पहले बात विधानसभा सत्र के दौरान उस तस्वीर की जो पहली बार देखने को मिली। दरअसल कोरोना महामारी के कारण संक्रमण से बचने और सुरक्षा की खातिर 65 साल से ऊपर वाले विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने सदन में वर्चुअल हिस्सेदारी की, जबकि कुछ विधायक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव थे या अभी भी हैं, जबकि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से मुक्त तो हो चुके हैं लेकिन अभी सदन में नहीं आ सकते। ऐसे लोग भी वर्चुअल ही जुड़े। इनमें सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। इनके अलावा कमलेश शुक्ला, सीताराम वर्मा, अर्चना पांडे, सौरभ श्रीवास्तव, मन्नू कोरी और दूसरे विधायक वर्चुअल जुड़े। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के सत्र में कई सदस्यों को ऑनलाइन जुड़ने की भी छूट दी गई है। वजह है कोरोना महामारी। कोरोना काल को देखते हुए विधानसभा के उन सदस्यों को ऑनलाइन जुड़ने की अनुमति दी गई है जो 60 साल से अधिक की उम्र के हैं, जो महिला सदस्य हैं या जो सदस्य किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्वस्थ हैं, या कई ऐसे सदस्य भी हैं, मंत्री हैं जो हाल ही में कोरोना संक्रमण का सामना करके आए, उससे मुक्त हुए। जैसे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं वो अभी हाल ही में कोरोना मुक्त हुए हैं और उसके बाद वो विधानसभा के सत्र में ऑनलाइन जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ विधानसभा परिसर में दाखिल होने के समय सुरक्षा और जांच भी पहले से काफी अलग नजर आई। इस दौरान विधायक मंत्रियों के पास बाकायदा कोविड जांच की पर्ची दिखी, जो वो सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को दिखाते दिखे। जितनी भी गाड़ियां अंदर जा रही हैं, चाहे वो अधिकारी की हो, विधायक की हो या मंत्री ही क्यों ना हो, सभी की गाड़ियों को रोक कर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और क्योंकि कोरोना काल है, इस वजह से बहुत एहतियात बरते जा रहे हैं। साथ ही अगर विधायकों के साथ कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसको प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो उनकी गाड़ी में अगर कोई बैठा है, पूछा जा रहा है क्या वो अधिकृत है अंदर जाने के लिए या नहीं, और अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति है तो उसे गाड़ी से उतारा भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सदस्य हैं वो भी काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। आप देख सकते हैं एक और अभी यहाँ पर सदस्य हैं जिन्होंने हेड कवर भी पहना हुआ है। तो कुछ इस तरह से कोरोना काल में जो विधानसभा का सत्र है उसे देखते हुए, और हाथ में आप देख सकते हैं कि जो सदस्य हैं वो कोविड की जो जांच रिपोर्ट है वो भी लेकर यहाँ पर आ रहे हैं कि हाँ उनका ये जांच प्रमाण पत्र है, उनको कोविड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, कोविड नेगेटिव है। जैसा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ सदन में सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा दूसरे मृतक सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 2 मिनट का मौन भी रखा गया। लेकिन इस सबसे अलग विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले की वो हंगामेदार तस्वीर जो अक्सर देखने को मिलती है।
यहाँ विपक्षी नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक हाथों में तल्ख शब्दों से सजी तख्तियां लिए नारा लगाते और हो हंगामा शोर शराबा करते दिखे। इनकी तख्तियों पर कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर प्रहार किया गया। आम आदमी का जीवन असुरक्षित है, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है और न नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी हुई है उससे हिंसा भी बढ़ रही है। रोजगार के प्रबंध के लिए, किसानों की समस्याओं को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर, आम आदमी के जनजीवन की सुरक्षा को लेकर आज हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में भी लगातार लॉकडाउन बढ़ाने के बावजूद भी सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। आज मेडिकल कॉलेज सहित डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में, सामुदायिक केंद्रों पर लगातार ताले लटके हुए हैं, ओपीडी बंद है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना पॉजिटिव आप भी हुए, स्वास्थ्य मंत्री भी हुए, स्वास्थ्य मंत्री को आप लोगों ने घेर लिया चौखट पर। मैं पहली बार देख रहा हूं, इतने दिन से विधानसभा का सत्र कवर कर रहा हूं, क्या इसके पहले किसी मंत्री को आपने घेरा है? हम सब लोग तो मुख्यमंत्री को घेरने के लिए खड़े थे, वो दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं, तो स्वास्थ्य मंत्री मिल गए। हम लोगों ने उनको घेरा कि भाई सरकार के प्रतिनिधि हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो और कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, लड़ करके आए हैं बेचारे, क्योंकि सरकार ने तो उनकी भी मदद नहीं की, उनको किसी बैठक में भी नहीं बुला रहे हैं ठीक होने के बाद भी। सत्र के पहले ही दिन सपा सदस्यों ने विधानसभा के बाहर पार्टी का झंडा लिया। गेट पर चढ़कर या फिर परिसर के भीतर धरने और शोर शराबा के साथ जिस तरह का हंगामा किया, उससे ये बात तो साफ हो गई कि कोरोना काल में भी सत्र हंगामेदार होगा। वैसे भी विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल से लेकर ब्राह्मणों का मुद्दा हो या कोरोना संकट और उससे पैदा हुई समस्याएं या फिर स्मार्ट मीटर की खराबी, स्कूल में जबरन फीस वसूली, किसानों की समस्या समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरता आया। और जैसा कि सत्र के आगाज के पहले ही दिन विपक्ष ने इसे लेकर जो तल्ख तेवर दिखाए हैं, उससे इसके अंजाम का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2022 विधानसभा चुनाव का भी भले ही करीब 1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन लगता है कि कांग्रेस अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहती। लखनऊ में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो आजमगढ़ में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बांसगांव में हुई एक ग्राम प्रधान की हत्या को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। वजह क्या थी कि कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच बहस होने लगी, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुंडा करती है ये, क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे ये बताइए। हमारे साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजमगढ़ की धरती पर हाथों में पार्टी का झंडा थामे और विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये हुजूम उत्तर प्रदेश में शायद अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद की एक कड़ी भर है। क्यों नहीं जाने देंगे ये बताइए। जिस कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल का काला कानून थोपा गया, आज उसी कांग्रेस का एक नेता यूपी पुलिस की ओर से पार्टी नेताओं को एक ग्राम प्रधान की हत्या के विरोध में बांसगांव जाने से रोके जाने पर यह सवाल पूछ रहा है कि क्या इस देश में आपातकाल लगा है। और ये सवाल कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू पूछ रहे हैं। आपातकाल लगा है क्या इस देश में? आपातकाल है, जाने नहीं देंगे। गुंडा करती है ये, क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे ये बताइए। नहीं आपातकाल है क्या इस देश में? अजय सिंह लल्लू यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस अधिकारी से पूछा कि वो किसकी अनुमति से उन लोगों को रोक रहे हैं। इसलिए कौन है आप अनुमति देने वाले? आप है कौन अनुमति देने वाले? आदेश कम्युनिटी। किसका आदेश? मजिस्ट्रेट का आदेश। देश में किसी के संवेदना में शामिल होने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। आजमगढ़ में सुबह से ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई। सर्किट हाउस का इलाका, डीआईजी का दफ्तर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, क्योंकि यहां खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया समेत कई तमाम नेता पहुंचे थे। साथ ही बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता भी थे। पार्टी जोश और उत्साह के बीच नारेबाजी करने लगी।
पुलिस की हत्या बंद करो, पुलिस के दम पर गुंडागर्दी। दरअसल कांग्रेस नेता बांसगांव जाना चाहते थे क्योंकि बीते 14 अगस्त को यहां के ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये नेता मृतक प्रधान के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन इन्हें सर्किट हाउस में ही रोक दिया गया। मेन गेट भी बंद कर दिया गया। सर्किट हाउस के चारों तरफ पहले से ही भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, ब्रिजलाल खबरी, प्रदीप नरवाल और कुछ और लोग मौजूद थे। पुलिस की ओर से उन्हें रोके जाने के बाद सभी वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी भी शुरू हो गई। इसी बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने एक जनप्रतिनिधि को रोके जाने का विरोध करते हुए इसे विशेषाधिकार का हनन बताया। साथ ही कहा कि आगामी संसद सत्र में भी इस बात को वो उठाएंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, मुझे अगर रोका जाता है तो ये विशेषाधिकार का हनन है। ये पार्लियामेंट का सत्र अभी शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को अवश्य उठाया जाएगा कि किस वजह से। हमने पूछा, यहाँ देखा ताला लगा है, पुलिस फोर्स लगी है। हमने पूछा कि इसकी वजह क्या है, कहा कि आप नहीं जा सकते। हमने कोई आदेश हो बताइए, आदेश कोई दिखाइए, कोई आदेश नहीं। तो इस तरह से नजरबंद रखना, एक जनप्रतिनिधियों को रोक के रखना, उनके जो कार्य है उसमें बाधा डालना, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस नेताओं को सर्किट हाउस में रोके जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता गेट के बाहर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान इनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस दौरान भी लगातार नारेबाजी होती रही। सर्किट हाउस के गेट के अंदर कांग्रेस नेताओं का धरना और बाहर कार्यकर्ताओं का गेट के बाहर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ने सियासत को गरमा दिया। दरअसल 14 अगस्त को आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बांसगांव में ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते और पप्पू राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक श्री कृष्ण पीजी कॉलेज के पीछे पोखरी के पास करीब 5 बजे शाम को हमलावरों ने उन्हें घर से बुलाया और फिर सिर में 6 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद उग्र भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। यहां तक कि पुलिस चौकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद यहां पीएसी को भी तैनात करना पड़ा था। बस इसी घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वैसे भी प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त ये आवाजें लखनऊ होते हुए पूरे प्रदेश में गूंजेंगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस विरोध प्रदर्शन से वाकई सत्यमेव जयते और उनके परिवार को न्याय मिलेगा, या फिर और मुद्दों की तरह ये भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस का आक्रमण आपने देखा। अब हम सैलाब के सितम की बात करते हैं। प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण तमाम नदियां उफान पर हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं। सड़क से लेकर खेत तक सब जलमग्न है। गांव के गांव में तबाही का आलम है। हर तरफ पानी ही पानी, घर में पानी, खेतों में पानी, कच्चे रास्तों से लेकर सड़कों तक पानी। पुलिस चौकी कब पानी में समा जाए पता नहीं। पानी की धार और धारा देखकर कोई भी सहम जाए, सकते में आ जाए। इस पानी की धार के सामने कंक्रीट से बने मकान और जमीन पर खड़े विशाल पेड़ों की कोई बिसात नहीं तो फिर घास फूस से बनी झोपड़ी की क्या औकात। इसके सामने जो भी पड़ा अपना वजूद खो दिया। जी हाँ, ये सैलाब का सितम है। नाव पर सवार जिंदगी और परेशानी तो पूछिए मत। बाढ़ की ये तस्वीरें बिजनौर की हैं, डराती हैं, खौफ पैदा करती हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानों में नदियां उफान पर हैं और इसकी तस्दीक करती ये डरावनी तस्वीर।
जहां लकड़हान नदी की धारा के आगे एक पिकअप वैन भी तिनका नजर आई। पानी की धारा उसे तेजी से बहाने लगी। दरअसल ये पिकअप वैन हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर आ रही, तभी ड्राइवर ने पानी की धारा में उसे निकालने की कोशिश की और वो उसमें बहने लगा। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और ये एक नदी ये है लकड़ियान, एक नदी से पली तरफ आ रही है। इन दोनों नदी का पुल नहीं है कोई सा भी, और इसमें आने जाने से बहुत दिक्कत होती है गांव वालों को, बाहर वालों को। हालांकि जब कांवड़ चलती है, कांवड़ से भी बहुत परेशान रहते हैं। पिकअप वैन को तो किसी तरह निकाल लिया गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें गोंडा की है। यहाँ सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। खेतों में लगी धान और गन्ने की फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं। घर भी डूबे हुए हैं। आने जाने के लिए रास्ते भी जलमग्न हैं। कर्नलगंज और तरफगंज क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों तक कुछ ज़रूरी सामान ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन नवाबगंज इलाके में अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत है। यहाँ के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं और यहाँ की करीब 3000 से ज़्यादा आबादी बाढ़ से परेशान है। एबीपी गंगा की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की समस्या को जाना। ये मेरा रामू नाम है, दत्तनगर सभा हमारा ग्राम है, और दिक्कत यहाँ बाढ़ से बहुत हो रही है। बाढ़ का पानी का दबाव बहुत है सर। यहाँ पर मकानों में पानी घुसा हुआ है हमारे लोगों के, और एक 2 दिन तक खाना भी नहीं पाते हैं यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। गोंडा की ही ये दूसरी तस्वीर, जहां सरजू नदी में उफान के कारण नवाबगंज क्षेत्र में ढेमुआ घाट पुलिस चौकी भी कटान की जद में आ गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पुलिस चौकी कब नदी की भेंट चढ़ जाएगा पता नहीं। यहाँ के इंचार्ज कटान के चलते दहशत में है। चौकी है ढेमुआ घाट, थाना नवाबगंज, और ये दत्तनगर में चौकी मौजूद है। इसे बहान और पानी के बहान से इसे चौकी में बहुत कटान हो गया है। इसमें बाथरूम रहा, स्नान घर रहा, और उसके बावजूद मेरी दीवारें थी वो भी क्षतिग्रस्त हो कट गई हैं। बाढ़ और बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें बहराइच की, जहां बैराजों से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हर तरफ बाढ़ का आलम है। चारों तरफ पानी का कब्जा, घर से लेकर खेतों तक पानी ही पानी। यहाँ की 4 तहसीलों के कई गांव बाढ़ प्रभावित हैं। यहाँ भी कुछ जगहों पर मौके पर जाकर एबीपी की टीम ने समस्याओं का जायजा लिया। बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा ने तबाही मचा रखी है। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मकान डूबे हुए हैं, फसलें डूब गई हैं, लोग तबाही की तरफ हैं, जानवर बह गए हैं। तमाम गांव देखिए आपको नज़र आएंगे, डूबे हुए नज़र आएंगे, फसलें डूब गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोगों का रास्ता बंद हो गया है, संपर्क मार्ग टूट गए हैं। आने जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना कर। देखिए ये हमारे सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत, कैसे आप लोग निकल करके आ रहे हैं? क्या सुविधा सरकार द्वारा दी गई है? कुछ नहीं है, पैदल यात्रा आ रहा हूँ। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। ये तस्वीरें अयोध्या की है, जहां 70 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला परिवार बाढ़ और बरसात के पानी के बीच गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। इन्हें अब बीमारियों का खतरा भी सता रहा है। एबीपी गंगा की टीम ने यहाँ भी मौके पर जाकर इनके दर्द को जानने की कोशिश की। 20 दिन हो गया पानी भरे हुए यहाँ पर, और कई लोग आए देख देख के चले गए, पर कोई भी हिसाब नहीं किया कि हाँ मतलब बच्चे भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं, और सारे बच्चन का लेके रोड के ऊपर किसी तरीके से काट रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें श्रावस्ती की है। यहाँ राप्ती नदी का रौद्र रूप कायम है। मधवापुर घाट के पास राप्ती नदी से कटान का खतरा टला नहीं है। फसल और घर पहले ही डूब चुके हैं, और अब नदी की तेज धार के कारण कटान को लेकर लोग दहशत में हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए बोरी में बालू डालकर किनारे पर डाला जा रहा है। श्रावस्ती जनपद के मधवापुर घाट पे जो भिनगा मुख्यालय और तहसील जमनाहा को जोड़ता है, आज ये राप्ती का शिकार हो चुकी है। ये रोड पूरी तरीके से विकराल है। आज राप्ती करीबन 20 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊंचे पे बह रही है, खतरे के निशान के ऊपर है। यहाँ पर कई ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात करते हैं कि अगर ये राप्ती रोड को काटती है तो कितने गांव प्रभावित होंगे। क्या नाम है आपका? हरिहरपुर, करणपुर, शिकारी चौड़ा, इब्राहिमाबाद, जोगिया, सुखरामपुरवा, ये प्रभावित हैं।
और बाढ़ से भी परेशान है, रोड से भी परेशान है आदमी। और एक बहराइच से मल्लीपुर रोड गई है, उससे आदमी परेशान, पब्लिक परेशान है, रोड कट गई है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे सामने घाट क्षेत्र के मारुति नगर इलाके में 3 से 4 फीट तक पानी जमा है। लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग घुटने भर पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं। बारिश और गंगा के जलस्तर का बढ़ाव मारुति नगर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए घरों में पानी घुस गया है। कहा जाता है कि जिस वक्त बारिश होती है और गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो यहीं पास में अगर बात करें थोड़ी दूर पे एक नाला है जो चौक हो जाता है और उस नाले के चौक होने के बाद सारा पानी इस कॉलोनी में आ जाता है। ये हर साल की समस्या है। आप देखिए घरों में पानी घुसा हुआ है, घरों में लगभग 3 फीट के लगभग पानी लगा हुआ है और लोग इन घरों में जैसे तैसे रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। महिलाएं छतों के ऊपर हैं। बहरहाल सूबे के कई जिलों में सैलाब का सितम जारी है और ये तमाम तस्वीरें इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। ऐसे में बाढ़ की समस्या से परेशान लोगों की मदद प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी अपनी जान में जोखिम में डालने से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।